नमस्ते। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस महीने के संस्करण में हम 2025 के प्रमुख घटनाक्रमों का जायजा लेंगे और 2026 या कहें वित्त वर्ष 26-27 के लिए आउटलुक पर नजर डालेंगे। साल 2025 ने व्यापारिक तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद वैश्विक बाजारों में लचीलापन दिखाया। सोना, विकसित और उभरते बाजारों की इक्विटीज और ईएम फिक्स्ड इनकम ने मजबूत रिटर्न दिए, जिसमें वैश्विक संपत्तियों ने भारतीय बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया। जैसे ही हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि राजकोषीय विस्तार, एआई संचालित निवेश और उससे जुड़े जोखिमों, अलग अलग मुद्रास्फीति के रुझानों, नरमी के अंतिम चरण में केंद्रीय बैंक और नरम डॉलर से परिभाषित है। दो 2025 में वैश्विक विकास ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ढीली राजकोषीय नीतियों ने टैरिफ के प्रभावों को कम किया, जबकि अमेरिका में एआई से संबंधित निवेशों ने एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। डी ग्लोबलाइजेशन की बातों के बावजूद 2025 के 9 महीनों के दौरान वॉल्यूम के लिहाज से वैश्विक निर्यात में 13% की वृद्धि हुई, जो 2000 के बाद दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है। अमेरिका का माल व्यापार घाटा बढ़कर 112 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मासिक औसत पर पहुंच गया, जबकि 2024 में यह 102 बिलियन था। कई देशों ने अमेरिका के साथ एक तरफा व्यापार समझौते की। हालांकि संरचनात्मक समझौतों की कमी है, पर भारत अमेरिका की बातचीत अभी भी जारी है। इस बीच भारत ने 2025 में यूके, ओमान, एफ्टा और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे उसकी वैश्विक व्यापार स्थिति मजबूत हुई। आगे देखें तो हम अमेरिका में एक असामान्य स्थिति में हैं, जहां मजबूत कैपेक्स है, लेकिन श्रम बाजार कमजोर है। एआई और डेटा सेंटर निवेश अमेरिकी विकास पर हावी हैं, लेकिन एआई को छोड़कर अंतर्निहित विकास मामूली बना हुआ है। रोजगार के रुझान कमजोर बने हुए हैं, नॉन फार्म पैरोल में बढ़ोतरी धीमी हो रही है और मॉर्गेज, स्टूडेंट लोन और क्रेडिट कार्ड में उपभोक्ता आरण चूक बढ़ रही है। वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट के तहत घाटा जीडीपी के 6% से ऊपर रहने के साथ राजकोषीय समर्थन बना हुआ है, जिससे निरंतर प्रोत्साहन सुनिश्चित हो रहा है। फिर भी एआई से होने वाली ग्रोथ की स्थिरता अनिश्चित है। यूरोप ने ऑस्टेरिटी से एक्सपेंशन की ओर रुख किया है। जर्मनी की 1 ट्रिलियन यूरो की इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा पहल एक दशक के वित्तीय संयम का निर्णायक अंत है। यह विस्तारवादी रुख एक मामूली विकास प्रोत्साहन प्रदान करता है, हालांकि स्ट्रक्चरल चुनौतियां बनी हुई हैं। अमेरिका के साथ व्यापार तनाव नए सौदों के बाद कम हो गया है, जिससे अनिश्चितता का एक बड़ा स्रोत खत्म हो गया है। यूरो क्षेत्र में महंगाई 2% के करीब बनी हुई है, जो अमेरिका की तुलना में सीमित जोखिमों का सुझाव देती है। दो 2025 की दूसरी छमाही में चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, क्योंकि रियल एस्टेट, खपत और निवेश धीमा हो गया। रिटेल बिक्री की वृद्धि धीमी हुई और संपत्ति की कीमतें और गिरी, और वित्तीय उपायों के बावजूद उपभोक्ता विश्वास कमजोर बना रहा। हाउसिंग, जो घरेलू संपत्ति का 60% है, भावना को प्रभावित करता रहता है, और बड़े हाउसिंग प्रोत्साहन के बिना संपत्ति का प्रभाव कम रहेगा। बीजिंग की 15वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य घरेलू खपत को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके लिए आय वितरण और सामाजिक कल्याण में गहरे सुधारों की आवश्यकता है। तब तक
निर्यात चीन का प्राथमिक विकास इंजन बना हुआ है, जो एक ग्लोबल डिफ्लेशनरी फोर्स के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत करता है। निवेशकों के लिए चीन 2026 में एक महत्वपूर्ण वैश्विक रिकवरी नहीं लाएगा। यह अमेरिका को प्रमुख विकास चालक के रूप में स्थापित करता है, हालांकि इसका दृष्टिकोण तेजी से जटिल होता जा रहा है। एआई आधारित निवेश विकास में मदद करता है, लेकिन कमजोर श्रम बाजार और एआई क्षेत्र में संभावित दरारों से जोखिम बना रहता है, जिससे 2026 के लिए भी अमेरिकी आर्थिक पृष्ठभूमि अनिश्चित हो जाती है। अमेरिका में महंगाई एक गंभीर चिंता बनी हुई है। हालांकि चीनी निर्यात से डिफ्लेशनरी इम्पल्सेस और नियंत्रित कमोडिटी की कीमतें अन्य जगहों पर हावी हैं। लैटिन अमेरिका को छोड़कर अधिकांश केंद्रीय बैंक मौद्रिक सहजता के अंतिम चरण में प्रतीत होते हैं। हालांकि अगर वैश्विक विकास कमजोर होता है तो आगे की दर कटौती के लिए कुछ गुंजाइश बनी हुई है, खासकर उभरते बाजारों में। उभरते बाजारों को डॉलर की नरम स्थिति और सहायक लिक्विडिटी से फायदा हो सकता है। अमेरिकी डॉलर 2024 की शुरुआत में मजबूत था, लेकिन टैरिफ अनिश्चितता के बीच अप्रैल से कमजोर हो गया। संरचनात्मक गिरावट की आशंकाओं के बीच व्यापारिक घबराहट कम होने से फंडामेंटल्स ने फिर से प्रमुखता हासिल कर ली। ऐतिहासिक रूप से मंदी के बाहर फेड द्वारा दर में कटौती, जैसा कि अभी है, डॉलर की कमजोरी के अनुरूप है। 2025 में डॉलर का रुख ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान देखे गए पैटर्न जैसा ही था, जिससे नरमी जारी रहने की उम्मीदें मजबूत हुईं। मुख्य कारकों में वैश्विक विकास का लचीलापन, फेड का उदार रुख और अमेरिका की ढीली वित्तीय स्थितियां शामिल हैं। जब तक वैश्विक विकास में गिरावट नहीं आती या अमेरिकी नीति में अप्रत्याशित रूप से बदलाव नहीं होता, डॉलर पर दबाव बने रहने की उम्मीद है, जिससे उभरते बाजार की मुद्राओं के लिए एक अनुकूल माहौल बनेगा। हालांकि फेड द्वारा की जाने वाली कटौतियों का स्तर और केंद्रीय बैंक में नेतृत्व परिवर्तन 2026 तक डॉलर की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे। वित्त वर्ष 26 में भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी थी। वास्तविक जीडीपी के साथ भले ही पहली छमाही में यह साल दर साल औसतन 8% थी, नॉमिनल ग्रोथ 8.8% पर धीमी थी। वित्त वर्ष 26 के लिए नॉमिनल ग्रोथ 8.5% रहने की उम्मीद है, जबकि डिफ्लेटर प्रभावों के कारण वास्तविक ग्रोथ सांख्यिकीय रूप से 7.5% पर बढ़ी हुई दिख सकती है। वित्त वर्ष 27 में नॉमिनल ग्रोथ में 11% तक सुधार होना चाहिए, जबकि वास्तविक ग्रोथ घटकर 7.2% हो जाएगी। कुल मिलाकर हम यह कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 27 में विकास की स्थितियां बेहतर होंगी। घरेलू कारक, क्रेडिट आधारित खपत और नीतिगत समर्थन हावी रहेंगे, लेकिन निर्यात के कमजोर रहने की उम्मीद है। संरचनात्मक सुधार और प्रीमियम बनाने के रुझान एक रचनात्मक मध्यम अवधि के दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। हालांकि वैश्विक मंदी और भू राजनीति प्रमुख जोखिम बने हुए हैं, ग्रामीण खर्च का दृष्टिकोण मामूली रूप से सकारात्मक है, क्योंकि कल्याणकारी उपाय लागू हो रहे हैं और कम मुद्रास्फीति खरीफ आय के झटके को कम करती है। भारत अमेरिका व्यापार सौदे का एक सकारात्मक विकास के दृष्टिकोण के लिए केवल मामूली रूप से सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि देश को अभी भी चीनी निर्यात में बढ़ते प्रभुत्व से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई ने रेपो दर में 125 आधार अंकों की कटौती की और दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 के बीच कुल 15.7 ट्रिलियन रुपए की लिक्विडिटी डाली या लिक्विडिटी डालने की घोषणा की,
जो विकास उन्मुखीकरण की ओर एक बदलाव का संकेत है। राजकोषीय रुख में नरमी आई और सुधारों में तेजी आई। बैंक क्रेडिट ग्रोथ मई 2025 में 9% से बढ़कर नवंबर 2025 तक 11.4% हो गई और वित्त वर्ष 27 में यह सुधरकर 13 से 14% तक हो सकती है। घरेलू क्रेडिट कॉर्पोरेट क्रेडिट से आगे निकल सकता है। क्रेडिट आधारित मांग और प्रीमियम बनाने के रुझानों पर निर्भर क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। कॉर्पोरेट कैपेक्स स्वस्थ बना हुआ है, यानी अर्ली टीन्स में, जो पावर, गैस, ट्रांसमिशन, कैपिटल गुड्स, सीमेंट और रियल एस्टेट से प्रेरित है। सेंट्रल कैपेक्स के नॉमिनल जीडीपी के अनुरूप होने की उम्मीद है, क्योंकि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मध्यम हो रहा है। वित्त वर्ष 27 में महंगाई दर औसतन 4% के करीब रहने की उम्मीद है, जो अभी भी सामान्य है। हालांकि हम 2026 में एक और दर कटौती से इनकार नहीं करेंगे। भारत में मौद्रिक नीति एक लंबे ठहराव की ओर बढ़ रही है, जब तक कि वैश्विक विकास का दृष्टिकोण खराब न हो जाए। हालांकि लिक्विडिटी सहायक बनी रहेगी। ठीक साल के अंत में आरबीआई ने ओएमओ के एक और दौर की घोषणा की, जो कुल 2 ट्रिलियन रुपए का है, जिसे जनवरी 2026 में लागू किया जाएगा और मध्य जनवरी में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाय सेल स्वैप। राजकोषीय घाटे के वित्त वर्ष 26 के 4.4% से वित्त वर्ष 27 में 4.2% तक सुदृढ़ होने का अनुमान है। हालांकि राज्यों का घाटा बढ़ा हुआ है, सरकारी बॉन्ड की आपूर्ति 29 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ सकती है, जिससे मांग आपूर्ति की गतिशीलता तंग बनी रहेगी। नवंबर में रुपये में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। इसके बावजूद कि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स यानी DXY में साल भर में 9% की गिरावट दिखी और इंडोनेशिया और तुर्की को छोड़कर अधिकांश उभरते बाजार की मुद्राएं डॉलर के मुकाबले मजबूत हुईं। आमतौर पर अमेरिका की तुलना में भारत की कम महंगाई, कच्चे तेल की स्थिर कीमतें, राजकोषीय अनुशासन और जीडीपी के 1% से कम चालू खाता घाटा भारतीय संपत्ति और रुपये को समर्थन देते हैं। अमेरिका के साथ कोई व्यापार समझौता न होना इस उथल-पुथल का मुख्य कारण है। रुपये को लेकर कमजोर होती धारणा ने आयातकों में घबराहट पैदा कर दी, जिससे भविष्य की डॉलर देनदारियों को हेज करने की होड़ मच गई। हेजिंग की मांग में इस उछाल ने भारत में फॉरवर्ड प्रीमियम को बढ़ा दिया है और भारतीय फिक्स्ड इनकम यील्ड को भी ऊपर धकेल दिया है। कम मुद्रास्फीति के बावजूद INR की हालिया कमजोरी ने RIR को प्रतिस्पर्धी बना दिया है। हम वित्त वर्ष 27 में भुगतान संतुलन के मोर्चों पर कोई तनाव नहीं देखते हैं। 50% ऊंची कीमतों के बावजूद निवेशक की मांग से प्रेरित सोने का ज्यादा आयात कमजोर तेल की कीमतों से संतुलित हो जाता है। हालांकि आर्थिक सुधार और चीनी निर्यात प्रतिस्पर्धा के कारण गैर तेल, गैर सोना घाटा बढ़ा है, लेकिन नेट सर्विसेज में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 में चालू खाता घाटे को जीडीपी के 1% से नीचे रखने में मदद करती है। वित्त वर्ष 27 में पूंजी प्रवाह में सुधार होना चाहिए, जिसे ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में संभावित समावेशन और FPI इक्विटी प्रवाह के फिर से शुरू होने से समर्थन मिलेगा। 2025 में लगभग 5% की गिरावट और वित्त वर्ष की शुरुआत से अब तक 4% की गिरावट के बाद हम उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 27 में रुपया केवल 2% कमजोर होगा, यानी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 92 के स्तर तक।
एक व्यापार सौदा मामूली बढ़ोतरी भी ला सकता है। कुल मिलाकर करेंसी के फंडामेंटल स्थिर बने हुए हैं, जिसमें नियंत्रित सीएडी, लचीले सर्विस एक्सपोर्ट और बेहतर होते पूंजी प्रवाह से मदद मिली है। कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए इक्विटी आउटलुक रचनात्मक लेकिन चयनात्मक दिखता है। मुख्य चालकों में मजबूत बैंक क्रेडिट ग्रोथ, एफपीआई और एफडीआई प्रवाह में सुधार और बेहतर मौद्रिक संचरण शामिल हैं। बेहतर घरेलू वित्त और नीतिगत समर्थन से खपत में सुधार होना चाहिए, जबकि कॉरपोरेट कैपेक्स पावर, रियल एस्टेट और डेटा सेंटर्स में 15-16% की वृद्धि बनाए रखता है। निर्यात धीमा बना हुआ है, जिससे घरेलू मांग मुख्य इंजन बन गई है। मूल्यांकन ऊंचे बने हुए हैं, इसलिए सेक्टोरल चयनात्मकता महत्वपूर्ण है। हम मजबूत बैलेंस शीट, प्राइसिंग पावर और घरेलू एक्सपोजर वाली कंपनियों के पक्ष में हैं। जोखिम है वैश्विक झटके, भू राजनीति और देरी से होने वाला संचरण। इसलिए 2026 के लिए खपत, वित्तीय और चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों पर बॉटम अप फोकस करना सही रहेगा। रेट साइकिल के मौजूदा चरण में समग्र मैक्रो और मांग की गतिशीलता को देखते हुए अब समय आ गया है कि फिक्स्ड इनकम बाजार में स्थिरता और एक डायरेक्शनल ड्यूरेशन रणनीति के बजाय एक्रूअल को प्राथमिकता दी जाए। हाई ग्रेड शॉर्ट टेनर AAA बॉन्ड्स के आसपास बने कोर एग्रुअल और फंड जोखिम मैंडेट के अनुरूप कर्व के नीचे चयनात्मक एक्सपोजर के साथ एक मध्यम अवधि का रुख पोर्टफोलियो में जरूरी है। मौजूदा माहौल में ड्यूरेशन टैक्टिकल बनी हुई है। इस महीने के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।